नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी का आर्टिकल 105, आर्टिकल 106 और आर्टिकल 107। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग आर्टिकल 105 से। आर्टिकल 105 हमारे कई सारे क्लॉज के अंदर बटा हुआ है, जिसका पहला क्लॉज ये कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू द रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। मतलब हम आम शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट यानी कि संसद के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि हर एक सदस्य को फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाएगी। मतलब ये है कि संसद के अंदर उसके जितने भी सदस्य हैं वो अपने मन के विचारों को बिना किसी रोक टोक, परेशानी और बाधा के पार्लियामेंट के अंदर रख पाएंगे। दूसरा क्लॉज ये कहता है, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स in any court in respect to anything said or any vote given by him in parliament or any committee thereof, and no person shall be liable in the respect of the publication or by or under the authority of either house of parliament of any report, paper, vote or proceeding। मतलब ये है कि कोई भी सदस्य पार्लियामेंट में अगर वो किसी भी प्रकार की कोई बात बोलता है, कोई रिपोर्ट पेश करता है, कोई पेपर देता है, कहीं पे कोई वोट डालता है या फिर उसकी प्रोसीडिंग में वो भाग लेता है, तो इनमें से किसी भी चीज के ऊपर उसके ऊपर कोर्ट केस नहीं होगा। एक तरीके से ये कहा जाए कि कोई भी पार्लियामेंट का सदस्य है तो अगर वो कोई रिपोर्ट पेश कर रहा है, पेपर दे रहा है, कोई वोट दे रहा है या फिर प्रोसीडिंग में भाग ले रहा है, तो इन चीजों के बिना पर उसे या फिर उस व्यक्ति पर कोर्ट में कोई भी केस नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने कोई व्यक्ति है, उसने पार्लियामेंट में कुछ बोला, आप जाके उसके ऊपर इस चीज के ऊपर केस कर दो। नहीं, पार्लियामेंट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग में कोई सदस्य भाग ले रहा है, वोट दे रहा है, कुछ कह रहा है या किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट पेश कर रहा है, तो इन चीजों के ऊपर उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। मतलब इन चीजों के ऊपर उसको किसी भी कोर्ट में लायबल नहीं माना जाएगा। अगला क्लॉज ये कहता है, इन अदर रिस्पेक्ट द पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी टू ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ मेंबर्स एंड द कमिटी ऑफ ईच हाउस shall be such as may from time to time be defined by parliament by law, and until so defined shall be those of that house and of its member and committee immediately before the coming into the force of section 15 of Constitution 44th Amendment Act 1978। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो किसी भी पार्लियामेंट के सदस्य की पावर है यानी कि जो शक्ति है, जो प्रिविलेजेस हैं और साथ में उसको जो इम्यूनिटी यानी कि जो छूट दी जा रही है, वो सब डिफाइन करने का काम किसका है? वो सब डिफाइन करेगा पार्लियामेंट यानी कि संसद। ठीक है। और इसमें ये कह रहा है कि अगर संसद ने मान लीजिए कि इन चीजों को डिफाइन नहीं किया है, तो उस कंडीशन में जो भी पावर, प्रिविलेज और जो इम्यूनिटी है वो जो 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 का, उसके सेक्शन 15 के अनुसार माना जाएगा। अगला क्लॉज 4 ये कहता है, द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 1, 2 एंड 3 shall be applied in relation to person who by virtue of this constitution have the right to speak in and otherwise to take part in proceeding of a house of parliament or any community thereof as they applied in relation to the member of parliament। मतलब ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको संविधान द्वारा या फिर किसी और कानून द्वारा ये शक्ति दी जा रही है कि वो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, तो उसको भी ये जो शुरू के 3 क्लॉज हैं 1, 2, 3, इनके जो बेनिफिट हैं वो दिए जाएंगे। इसके बाद में है आर्टिकल 106। तो आर्टिकल 106 ये कहता है, मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट shall be entitled to receive such salaries and allowance as may from time to time be determined by parliament by law, and until provision in that respect is so made, allowance at such rate and upon such conditions
as were immediately before the commencement of this constitution applicable in the case of the members of Constituent Assembly of the Dominion of India। देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट यानी संसद के जो सदस्य हैं उनकी जो सैलरी है और जो अलावेंस है मतलब उनका जो भत्ता है वो डिटरमाइन करेगी पार्लियामेंट, मतलब वो निश्चित कौन करेगी, वो करेगी पार्लियामेंट। ये चीज इसमें कह रखी है। और दूसरी चीज ये कहा है कि अगर पार्लियामेंट इन चीजों को डिटरमाइन नहीं करती है या फिर इन पे कोई प्रोविजन नहीं बनाती है तो उस केस में जो अलावेंस यानी कि जो भत्ते का जो दर है मतलब देने का दर है वो संविधान जब एप्लीकेबल हुआ था मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन जब लगाया गया था तो उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सदस्य थे उनके हिसाब से किया जाएगा, मतलब उनके दर के बराबर होगा। मतलब इसमें ये क्या रखा है कि जो सैलरी है जो अलावेंस है वो डिफाइन करेगी पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट डिफाइन नहीं करती है उस कंडीशन में जो अलावेंस है जो भत्ता है वो उस रेट पे यानी उस दर पे होगा जिस दर पे संविधान जब लगा था तो उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनके जो अलावेंस का दर था उस दर के बराबर होगा। ठीक, अगला है हमारा आर्टिकल 107। आर्टिकल 107 भी हमारे कई सारे क्लॉजेस के अंदर बटा हुआ है, जिसमें पहला क्लॉज ये कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 109 एंड 117 with respect to money bill and other financial bills, a bill may originate in either house of parliament। मतलब ये है कि कोई भी हमारा बिल है, मान लीजिए मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल है, कोई भी हमारा बिल है वो हमारे पार्लियामेंट के किसी एक हाउस से ओरिजिनेट होना चाहिए। दूसरा क्लॉज ये कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 108 एंड 109, a bill shall not be deemed to have been passed by the houses of parliament unless it has been agreed to by both houses either without amendment or with such amendments only as are agreed to by both houses। मतलब ये है कि कोई भी जो बिल है वो तब तक पास नहीं माना जाएगा जब तक उसको पास करने की मंजूरी दोनों हाउसेस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों ने नहीं दी हो। अगला क्लॉज ये कहता है a bill pending in parliament shall not lapse by the reason of the progression of the houses। मतलब यह है कि कोई भी बिल है वो हमारा किसी भी मतलब मान लीजिए संसद में पेंडिंग पड़ा हुआ है तो वो लैप्स नहीं होगा इस कारण से कि जो हाउसेस हैं उनको विखंडित कर दिया गया है। अगला क्लॉज 4 ये कहता है a bill pending in council of states which has not been passed by the house of the people shall not lapse on the dissolution of the house of people। मतलब ये है कि कोई भी बिल है जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा द्वारा पास कर दिया गया है लेकिन उसको लोकसभा द्वारा पास नहीं किया गया है लेकिन जो लोकसभा है उसका मान लीजिए डिसोल्यूशन हो जाता है तो उस कंडीशन में जो बिल है वो लैप्स नहीं होगा। इसके बाद में क्लॉज 5 ये कहता है a bill which is pending in the house of people on which having been passed by the house of people is pending in the council of state shall subject to the provision of article 108 lapse on the dissolution of the house of people। मतलब ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई बिल है जो कि हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा के अंदर तो पास हो चुका है लेकिन उसको काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा से पास होने से ही पहले जो लोकसभा थी उसका विखंडन हो जाता है तो इस कंडीशन में जो बिल था उसको लैप्स माना जाएगा और उस बिल पे जो नई लोकसभा बैठेगी वो इसको फिर से पास करेगी। तो ये तो थे हमारे आज के तीनों आर्टिकल। अगर आपके मन में इन तीनों में से किसी आर्टिकल के ऊपर कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।